हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फूड चेन से। यानी जो एनर्जी का यूज होता है पूरे नेचर में वो किस तरह से या फिर किस लेवल्स में होता है, अलग अलग स्टेप्स में होता है उस एनर्जी का यूज। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सबसे पहले जो सनलाइट है उसको कन्वर्ट करते हैं प्रोड्यूसर एनर्जी में, और उस एनर्जी को एक बायोमास की तरह फिर जो है अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं हर्बीवोर्स जो है ईट कर लेते हैं। और हर्बीवोर्स को फिर जो स्मॉल लेवल पे जो कार्निवर्स होते हैं वो खा लेते हैं, और उसके ऊपर जो है हायर लेवल के जो है कार्निवर्स होते हैं, और इस तरह से फिर डिकम्पोजर लास्ट में उस एनर्जी को दोबारा से एनवायरनमेंट में फैला देते हैं। तो ये लिस्ट उन्हीं एनिमल्स की है, जैसे सबसे पहले हर्बीवोर्स दिए गए हैं। तो जो बड़े प्लांट्स है, बड़ी घास है जैसे, उनको हिरन जैसे खा लेती है डियर्स, और डियर्स को खा लेते हैं फिर टाइगर, शेर्स या लकड़बग्घे या फिर जो दूसरे एनिमल्स है जो डियर्स का शिकार करते हैं। ऐसे ही अगर बिल्कुल छोटी घास है तो उसको जो खाते हैं वो होते हैं पतंगे, जिनको हम टिड्डे भी बोल सकते हैं। और फिर उनको यहाँ पर मेंढक खा लेते हैं, और मेंढकों को स्नेक्स खा लेते हैं। और उसके बाद ईगल्स की बात करते हैं हम। ऐसे ही अगर वो ग्रास प्लांट है, मतलब पानी में पाए जाने वाले घास है, यानी वाटर घास ग्रास है, तो उसको छोटे छोटे एनिमल्स खा लेते हैं, और उन एनिमल्स को फिर मछलियाँ खा लेती है, और मछलियों को फिर पक्षी खा लेते हैं। इस तरह से फूड चेन बनती है, और अलग अलग टाइप की बनती हैं। तो यहाँ पर फूड चेन को हमने बताया, फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को जो है अपने भोजन की तरह इस्तेमाल करता है, और इस तरह से एक चेन बन जाती है, सीरीज बन जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, डियर, फिर लाइन। उसके बाद जो है एक चेन बन जाती है, फिर डिकम्पोजर उस चेन को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। फिर वो चेन एनवायरनमेंट में जो है दोबारा से ओपन अप हो जाती है सोर्स की तरह। In a food chain, various steps where transfer of energy take place is called a trophic level. किसी भी फूड चेन में डिफरेंट लेवल होते हैं जहाँ पर एनर्जी को डिवाइड किया जाता है। वो एनर्जी के यहाँ पर जो है सोर्सेज बताए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले सनलाइट जो है एनर्जी का प्योर फॉर्म होती है, और उस एनर्जी को प्रोड्यूसर बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस बायोमास को हर्बीवोर्स जो है यूज कर लेते हैं, फिर उनको कार्निवर्स यूज करते हैं, और उस कार्निवर्स को फिर बड़े एनिमल्स खा लेते हैं, जिन्हें टॉप कार्निवर्स की लिस्ट में रखा जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स काम करते हैं, और एक फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होता है, बिल्कुल एक डायरेक्शन में होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक निश्चित दिशा में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ 1% एनर्जी का यूज करते हैं सनलाइट की, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फूड एनर्जी में। 10% ला। अभी जो स्टेप्स अलग अलग ले रहे हैं प्लांट, प्रोसीजर प्रोड्यूसर से, फिर वो कंपोजर में जाएंगे, कंज्यूमर में जाएंगे, और उसके बाद वो डिकम्पोजर में जाएंगे। तो एक स्टेप्स में यह प्रोसेस होती है, और यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है जिसे 10% लॉ ऑफ एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पर हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Energy is transferred to next trophic level. The remaining 90% energy is used in the life process, digestion, growth, reproduction, etc. ये कहता है कि कुल एनर्जी का 90% जो है रख लिया जाता है, सिर्फ 10% एनर्जी जो है हाई अगली स्टेज तक ही पहुंच पाती है। मतलब अगर मैं कहूँ 100 अगर एनर्जी थी, तो अगले स्टेज तक सिर्फ 10% एनर्जी पहुंचेगी, और उससे अगले स्टेज पे फिर 1% एनर्जी, यानी 90% एनर्जी उस सोर्स के द्वारा यूज कर ली जाती है, खाना पचाने में, अपनी ग्रोथ करने में, या रिप्रोडक्शन करने में। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन कंटेन्स 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल्स। और इस तरह से जो डिक्रीज होता है एनर्जी का, इसके बेस पे हम कह सकते हैं किसी भी फूड चेन में 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ट्रॉपिक लेवल मतलब जहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये हमारे पास उसका जो है डायग्राम दिखाया गया है। प्रोड्यूसर जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बायोमास में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। प्राइमरी कंज्यूमर जो बिल्कुल छोटे लेवल पर उनको यूज करते हैं।
सेकेंडरी कंज्यूमर ये हो गए कार्निवर्स अगर हम बात करें, और उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर हो गए ये टॉप कार्निवर्स हो गए। तो इस तरह से अलग अलग स्टेप बने हैं और सभी में एनर्जी का जो अमाउंट है वो अलग अलग है। डिक्रीज इन एनर्जी, जो एनर्जी में डिक्रीज होगा वो इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में होगा, यानी हर पॉइंट पर जो परसेंटेज होगा एनर्जी का जो यूज कर लिया जाता है वो ज़्यादा होगा, इसलिए जो एनर्जी अगले स्टेज तक जाएगी वो कम हो जाएगी। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक यहाँ पर एक प्रोसेस है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 90% एनर्जी यूज कर ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ 10% ही अगले स्टेज तक पहुँचती है, यानी वो 10% उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस प्लांट के द्वारा या फिर उस एनिमल के द्वारा यूज नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उसका शरीर उसे पचाने लायक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पहले शरीर के लिए या फिर एक स्टेज के लिए एक जहर का काम करती है। कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स, इसलिए वो खतरनाक जो एलिमेंट होंगे, जो कंपाउंड होंगे जो उसके शरीर में बन रहे हैं, वो आगे से आगे ट्रांसफर होते चलेंगे, क्योंकि उनका यूज उसकी बॉडी नहीं कर सकती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी फूड चेन में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, किसका? हार्मफुल केमिकल्स का। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और इसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट accumulated in human bodies as human occupy the top level in the any food chain। और क्योंकि ह्यूमन लेवल जो है, ह्यूमन यहाँ पर टॉप कार्निवर्स में आती है, मतलब एक तरह से सबसे लास्ट में आते हैं फूड चेन में। हम हर्बीवोर्स का भी यूज कर लेते हैं, कार्निवर्स का भी यूज कर लेते हैं, यानी हम मांस भी खाते हैं और फसलें भी खाते हैं, दोनों। इसलिए हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ये जो केमिकल होते हैं हार्मफुल, ये पहुंचते हैं। और ये आप देख सकते हो एक अलग से बताया गया है कि अलग अलग जो चेन है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करती है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई गई है। चेंजेज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस, जो एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं वो हमें अफेक्ट कर डालते हैं। आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड अस, और हमारी एक्टिविटी हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में बहुत सारे हार्मफुल डिफेक्ट क्रिएट कर देती है। ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन etc। ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती है उसकी वजह से चारों तरफ पोल्यूशन, प्रदूषण हो सकता है। और जल, मतलब यहाँ पर फोरेस्टेशन का मतलब होता है वन कटाव, यानी पेड़ काटने से एयर पोल्यूशन लगातार फिर बढ़ता है, बहुत सारे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होते हैं। उनमें से एक मेन है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारे एनवायरनमेंट की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। यहाँ पर यह कहता है ओजोन लेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के लिए, जो कि मोस्टली यूवी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट खतरनाक किरणें होती है उनको ओजोन लेयर क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बींग्स फ्रॉम मैनी हेल्थ हैजर्ड्स सच एज स्किन कैंसर। और इसकी वजह से बहुत सारी जो स्किन प्रॉब्लम होती है वो उनसे बच जाता है ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे स्किन कैंसर, जो स्किन का कैंसर होता है वो नहीं होता उससे। अगर वो यूवी हमारे शरीर तक पहुंच जाए तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। कैटरैक्ट एक और प्रॉब्लम है जो यहाँ पर हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स etc। और जो पौधे हैं वो मुरझा सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं। ओजोन O3 लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमोसफियर, इट इज डेडली कंपोजिशन एट ग्राउंड लेवल। ओजोन 3 एक ऑक्सीजन का ही टाइप है जो स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है, लेकिन प्योर फॉर्म में ये किसकी तरह काम करता है? एक पॉइजन की तरह काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री ऑक्सीजन। यहाँ पर हम कहते हैं कि जो यूवी रेडिएशन है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन को
ब्रेक डाउन कर देती है। कुछ इस तरह से ऑक्सीजन एटम को यूवी जैसे ही मिलती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो ऑक्सीजन एटम्स में। दीज ऑक्सीजन एटम्स देन कंबाइन विद ऑक्सीजन मोलिक्यूल टू फॉर्म द ओजोन मोलिक्यूल। और इस तरह से फिर ये ऑक्सीजन एटम बाद में ऑक्सीजन मोलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होकर ओजोन बना लेते हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, decrease in the thickness of ozone layer over Antarctica was first observed in 1985 and was termed as ozone hole। ओजोन लेयर में जो डिफेक्ट पाया गया था 1985 में पाया गया था और उसे बाद में क्या बोला गया, ओजोन होल बोला गया, और ये अंटार्कटिका के ऊपर मिला था। This decrease was linked to excessive use of synthetic chemical like chlorofluorocarbons। और ये डिक्रीज किसकी वजह से आया था, मेनली पाया गया कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होते हैं जो ज़्यादातर एसी में होते हैं, एसी जो आपके घरों में लगे होते हैं ठंडे हवा के लिए, एरोसोल मतलब जो आप स्प्रे यूज करते हैं जिनको हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, जो परफ्यूम वाले स्प्रे होते हैं, उनकी वजह से भी ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन फैलती है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें जो केमिकल यूज होते हैं उनसे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बढ़ता है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, केमिकल वो एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं और उनकी वजह से ओजोन लेयर में लॉस आता है जिसे हम ओजोन होल बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीड यहाँ पर ये कहता है कि जो इस खतरे के बाद 1985 के बाद 1986 में एक जो है सभी देशों ने मिलकर एक शपथ ग्रहण की थी, एक पेपर पर साइन किए थे जिसको कायोटो प्रोटोकॉल कहा गया था, जिसमें कहा गया कि हम सीएफसी प्रोडक्शन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे improvements in lifestyle have resulted in accumulation of large amount of waste material। और यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है लाइफस्टाइल में उसकी वजह से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो है एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं और उनकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। टाइप ऑफ मटेरियल्स इन गार्बेज, अब कूड़े कचरे में कितने तरह के वेस्ट मटेरियल पाए जा सकते हैं, तो ये दो तरह के होते हैं मेनली। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल जिनको डिकम्पोज किया जा सकता है, सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। ये वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया जिनको डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, जो फलों और सब्जियों के जो पत्ते होते हैं, छिलके होते हैं, या फिर कपास जो होती है, या फिर जूट यानी कि जूट के जो कचरा बच जाता है वो सारे के सारे डिकम्पोज हो सकते हैं। जैसे इनमें डंक या गोबर भी हो गया और पेपर यानी यहाँ पे कागज भी हो गए। और ऐसे ही होते हैं एक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। जैसे अगर हम बात करें प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल्स, ये सारे के सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट हैं। रेडियो वेस्ट भी इन्हीं में आ जाते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो है बाहर निकलते हैं। केमिकल्स, पेस्टिसाइड जैसे हो गए, कीटनाशक जिसको बोला जाता है, वे सभी भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। Microorganisms release enzyme which decompose the material, but these enzymes are specific in their action। ये कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं जो मटेरियल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन ये जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं ये अपने एक्शन करने में स्पेसिफिक होते हैं कि ये उस स्पेसिफिक मटेरियल को ही क्या कर पाएंगे, डिकम्पोज कर पाएंगे। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, बायोगैस प्लांट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड इन बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। अब वो मेथड है जिनकी हेल्प से इन वेस्ट डिस्पोजल को ठीक किया जा सकता है या काम लायक बदला जा सकता है। जैसे बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है दोबारा यूज लायक बनाया जाता है।
आपको पता ही होगा बायोगैस प्लांट में हम मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और मैन्योर भी यहाँ पर बनते हैं। यानी हम यहाँ पर ईंधन भी बनाते हैं और खाद भी बनाते हैं, जिसे जैविक खाद बोला जाता है। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ये अलग अलग है। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये वो प्लांट होता है जिसमें हम गंदे नाले के पानी को साफ करके दोबारा यूज लायक बनाते हैं, और इसमें बहुत बड़ी प्रोसेस काम करती है, वो यहाँ आपके सिलेबस से बाहर की चीज है। लैंड फिलिंग्स, लैंड फिलिंग्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर उपजाऊ क्षमता कम है, वहाँ पर गड्ढे बना दिए जाते हैं और उनमें उस बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट को डाल दिया जाता है। जैसे कोई भी वेस्ट मटेरियल जो बायोलॉजिकली वेस्ट हो, उसको उन गड्ढों में डाल दिया जाता है। धीरे धीरे वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे, और इस तरह से लैंड फिलिंग की हेल्प से वो दोबारा से यूज लायक बना लिए जाते हैं। डी यहाँ पर है कंपोजिन, कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग का मतलब होता है खाद बनाना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जिन्हें अगर हम मिट्टी में डाल दें तो थोड़े टाइम के बाद वो मैन्योर में बदल जाते हैं। ऑर्गेनिक यानी बायोडिग्रेडेबल ऑब्जेक्ट, छिलके हो गए जिनमें, या फिर फूल पेड़ पत्तों के जो है वेस्ट मटेरियल हो गए, उनको जो है कवर कर दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है। धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं और जैविक खाद की तरह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। रिसाइकलिंग, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं उन्हें हम डिकम्पोज तो नहीं कर पाते, लेकिन दोबारा यूज लायक उन्हें बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को रिसाइकलिंग प्रोसेस कहा जाता है। उससे हम एनवायरनमेंट में और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते उनका, बल्कि उसी को दोबारा से यूज लायक बना लेते हैं। रीयूज, इट इज़ ए कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज द एन आइटम अगेन। रीयूज का मतलब होता है जिसमें हम दोबारा से उसी आइटम को जो है यूज कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर फॉर मेकिंग एनवलप, जो खाली न्यूज़पेपर होते हैं जो यूज हो चुके, उन्हें दोबारा से ऐसी चीज़ों में यूज किया जा सकता है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। जैसे एनवलप यानी कागज बनाने में जो कवर होते हैं ज़्यादातर गिफ्ट वगैरह के, उनमें इनको यूज कर लिया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है हम लगातार इनको यूज करते हैं। और इस चैप्टर में इतना ही। उसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे जिसमें हम मैनेजमेंट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। ओके, ऑल द बेस्ट।